हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी&आर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, बीए फर्स्ट ईयर का 8th यूनिट में मैंने आपको अभी आगे बताया था, इससे पहले था। तो दूसरे कवि हैं आपके स्वतंत्रतावाद के कवि हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये हिंदी साहित्य के युग में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बाबा के नाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है छात्रों कि बाबा के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं, तो उत्तर होगा नागार्जुन। तो नागार्जुन जो कवि हैं, इनका जन्म 30 जून 1911 में बिहार में हुआ था, दरभंगा के तरौनी गांव में हुआ था। ये किसान के घर में पैदा हुए थे और इनके जो पिता थे वो गोकुल मिश्र, इनके पिता गोकुल मिश्र थे, जो एक पुरोहित का काम करते थे, पंडिताई का काम करते थे। और पंडिताई का काम करने के साथ साथ ये भी उनके साथ जाते थे, भ्रमण करते थे, अपने पिता के साथ भी पुरोहिती का काम करते थे। तो छात्रों, इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिससे उन्हें माँ का प्यार नहीं मिला। और ये अपनी माता के कई संतान हुई, लेकिन कहा जाता है कि वैद्यनाथ भगवान की कृपा से इन्होंने ये ही जिंदा रहे, तो इसलिए इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ था। तो छात्रों, इसको भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था। तो नागार्जुन का बचपन का नाम छात्रों वैद्यनाथ था। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था, वैद्यनाथ मिश्र के नाम से लाते थे। लेकिन इन्होंने जब ये बौद्ध धर्म के संपर्क में आए और बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य का नाम था नागार्जुन, उन्हीं शिष्य के नाम पर इन्होंने बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने। और इन्होंने उन्हीं शिष्य के नाम पर अपना नाम नागार्जुन रख लिया। तो इसलिए छात्रों, इनके नाम के संपर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेंगे कि जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के इन्होंने महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर अपना नाम नागार्जुन रख लिया था। तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी संस्कृत पाठशाला से हुई थी और काशी कलकत्ता में संस्कृत में पढ़ा करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद भी पाली भाषा सीखने लगे। उसके बाद ये श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में इन्होंने एक रचना लिखी थी, सिंदूर तिलकित भाल। तो इन्होंने अपनी पत्नी के भाल मस्तक को याद करते हुए वो रचना लिखी थी पाली भाषा में, और अपने तरुणी गांव को, अपने गांव की याद में, वहाँ के लोगों को याद करते हुए वो बहुत सुंदर रचना लिखी थी। तो देखिए, उसके बाद इन्होंने फिर ये नागार्जुन नाम धारण किया था इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के। तो उसके बाद किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए छात्रों, तो इन्होंने समाज में जो इनको एक डर था कि कहीं ये महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो गए तो इनका जो शादी हो गई थी, तो शादी के बाद लगता था कि ये अपनी पत्नी को न छोड़ दें, तो इसलिए इन्हें गांव में रखा गया था। कहीं डर था कि जिस प्रकार बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया था, इसी प्रकार ये भी अपना गृह त्याग ना कर दें। तो देखिए, फिर ये अपनी जीविका चलाने के लिए पत्नी को लेकर पंजाब पहुंच गए। तो इसी प्रकार छात्रों, ये जो है कट्टर मार्क्सवादी भी नहीं है, राजनीतिक अर्थ में भी नहीं है, किंतु प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। उन्होंने शोषित पीड़ित जनता के लिए पक्षधर है। ये जो जनता है शोषित और जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी उनसे संबंधित इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनको उसमें लिखा। तो देखिए, इसके बाद 5 नवंबर 1998 को इनका स्वर्गवास हो गया। 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे शपथ है, चना जोर गरम, युग धारा, खून और शोले, प्यासी पथराई आँखें, हजार हजार बाहों वाली, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। इनकी रचना का नाम है, ये पूछ ली जाती है अपने अपने खेत में। और भस्मांकुर इनका एक बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है छात्रों, भस्मांकुर, जिसके बारे में पूछ लिया जाता है।
और ओम मंत्र है, भूल जाओ पुराने सपने। इस तरह की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको याद कर लेंगे। और इनका एक कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तारे, जो कभी पूछ ली जाती है, इनके देख लेंगे। और इनका जो है तो देखिए इनके बारे में काव्यगत विशेषता के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहली है पिंडलय भावना। पिंडलय भावना में इन्होंने देखिए बहुत नागार्जुन बहुत कविताओं में पिंडलय की भावना का गहनता से तीव्रता से वर्णन किया है इन्होंने। तो छात्रों इनके भावों में देखिए छिचोलापन नहीं है। इनका जो काव्य है उसमें पवित्रता है, उज्ज्वलता है। दूसरा है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता के बारे में ये अंतर्मुखी अधिक दिखाई देते हैं वैयक्तिकता अभावों में। और उन्होंने कष्टों में संघर्षों की झांकियाँ स्थान स्थान पर प्रस्तुत की हैं। सामाजिक यथार्थवाद, समाज में होने वाली सामाजिक बुराइयाँ, समाज में होने वाली बहुत सारी जो अपने राष्ट्र में, देश में, समाज में, गांव में, नगर में के प्रति इनका विशेष अनुराग था। तो उनमें जो समाज यथार्थवाद था, जो समाज में कष्टों से पीड़ित था छात्रों, जनजीवन अस्त व्यस्त था, इनकी जो झांकियाँ हैं इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की हैं। स्वदेश अब है स्वदेश अनुराग। स्वदेश अनुराग में इन्होंने अपने देश प्रति, गांव, राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है अपने आप को। और छात्रों इन्होंने सभी के प्रति अनुराग है, अपनी मातृभूमि के प्रति अनन्य पुजारी रहे हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है खेत हमारी, भूमि हमारी, स्वदेश हमारा है, इसलिए तो हमको इसका चंपा चंपा प्यारा है। इन्होंने बहुत सुंदर दोहा लिखा। तो इसके बाद इनका आता है स्वदेश प्रेम है, और फिर है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम में इन्होंने प्रकृति के प्रति समर्पित भाव को लिखा है। इन्होंने वहाँ की सुंदर प्रकृति की बहुत सुंदरता खुली आंखों से देखा है, जिससे उनकी कविताओं और रचनाओं में वर्णन किया है। विदेश अब है विद्रोही मनोवृत्ति। देखिए विद्रोही मनोवृत्ति का मतलब है कि कवि अन्याय और अत्याचार के घोर विरोधी थे नागार्जुन। इन्हें अत्याचार, रूढ़िवादी था, समाज की बुराइयाँ, बहुत रूढ़िवादी विचारों के से होने से इन्होंने समाज में जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नफरत देखी, वहाँ की जनता के धन को व्यर्थ बर्बाद करते हुए देखा, तो उन्हें देशद्रोही माना कि अपना जो धन है उसे बचाकर अच्छे कामों में लगाइए। इन्होंने कहा था कि जो जनता है वो देशद्रोही, यदि वो अपने देश के प्रति प्रेम नहीं करती है, धन को सही काम में प्रयोग नहीं करती है, तो वो देशद्रोही मानी जाएगी। तो इसकी इनकी जो विद्रोही मनोवृत्ति थी। आगे है समसामयिकता। समसामयिकता तो इन्होंने देखिए नागार्जुन ने घटनाओं का अध्ययन करने पर कटु और तीक्ष्ण व्यंग्य लिखे हैं। इन्होंने कवि की दृष्टि में धार्मिक घटनाएं बची हैं और न सामाजिक घटनाएं बची हैं, न राजनीतिक घटनाएं बची हैं। इन्होंने तीखा व्यंग्य कसा है इन पर कि हमारे जो कवि की दृष्टि न तो धार्मिक घटनाएं, न सामाजिक, न राजनीतिक और न आर्थिक, ये राष्ट्रीय घटनाएं बची हैं और न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बची हैं। उन्होंने अपने देश पर, देश में पुलिस और छात्रों के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में वर्णन किया। जो छात्र हैं वो ऐसी प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं कि अपने देश में, अपने देश प्रेम को, देश का विकास छोड़ करके वो गलत प्रवृत्ति में आ जाते हैं, जिससे विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। इन्होंने पाकिस्तान और चीन के अपवित्र मित्रता पर व्यंग्य कसते हुए लिखा है, आ गए अब वो दिन ऐश के, मार्क्स तेरी दाढ़ी में जूने दिए होंगे अंडे, निकल रहे हैं उन्हीं में कम्युनिज्म के पांडे। इस तरह का इन्होंने व्यंग्य कसा है। तो छात्रों अब इनके जो है नागार्जुन की जो कविता है उनकी प्रकृतिवादी प्रवृत्तियाँ हैं। प्रकृतिवाद से संबंधित क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन की प्रकृतिवादी, तो देखिए ऐतिहासिक चेतना का वर्णन किया है इन्होंने इतिहास को संबोधित करते हुए पुराने इतिहास को
दूर दूर करते हुए अपने इतिहास से जुड़े रहने के लिए और पुरानी विचारधारा में नवीनता लाने के लिए इन्होंने चेतना जागृत की। सामाजिक यथार्थवाद दृष्टि, समाज में होने वाले यथार्थ दृश्य का इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया। जो इन्होंने समाज में देखा, जो इन्होंने भ्रष्टाचार, झूठ, मक्कारी और जो इन्होंने सामने आंखों से देखा, वही इन्होंने अपने काव्य में लिख दिया। भविष्यमुखी दृष्टि, तो देखिए भविष्योन्मुखी दृष्टि में इन्होंने यहाँ की जनता को भविष्य के प्रति, अपने देश के प्रति, कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन को जीने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। स्वच्छ विचार होने चाहिए, स्वतंत्र विचार होने चाहिए, स्वच्छंद विचार होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। मानवीय संबंधों में समानता, मानव को अपने संबंधों में एक दृष्टि से समाज में जब आदमी रहता है तो उसे अपने व्यवहार, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने मानवीय संबंध, अपने संस्कार, अपने मूल्य को जागृत करते हुए समाज में रहना चाहिए। ऐतिहासिकता, मूर्तता, इन्होंने ऐतिहासिकता को बताया है कि इन्होंने ऐतिहासिक मूर्तता के बारे में इन्होंने कहा कि अपने इतिहास से संबंधित जो हमने घटनाएं देखी लेकिन उनमें नवीनता लानी जरूरी है। उनको छोड़ करके अपने समाज में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। छंद एवं लय विधान दिया है इनकी रचनाओं में, छंद है, विधान है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनकी काव्यगत विशेषता बता दी हैं। तो इसमें आपको बताया गया है छात्रों कि नागार्जुन का वास्तविक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें मैंने आपको दे दिया है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अपने पिता के साथ पुरोहिती के साथ जाते थे, इसी कारण इन्होंने अपने नाम के साथ यात्री शब्द जोड़ा था। पहले यात्री नाम लिखते भी थे, ये रखा भी था इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध के शिष्य के नाम पर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। और देखिए राहुल संकृतयायन जो हमारे एक जो घुमक्कड़ स्वभाव के जो कवि थे, ये उनके संपर्क में आए और ये भी ऐसे ही घुमक्कड़ स्वभाव के कवि बन गए। उन्होंने जगह जगह बहुत से देशों का पर्यटन किया, वहाँ के बारे में लिखा, वहाँ की प्रकृति के बारे में लिखा और विदेशों की देश विदेश गए, वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा। तो राहुल संकृतयायन के संपर्क में आने पर इन्होंने बहुत सारे देशों को घूमा और वहाँ के आचार विचार लोगों से मिले और उनके दृष्टिकोण को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। तो छात्रों ये कवि आपके नागार्जुन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो छात्रों इनके जो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। और छात्रों मैं आपसे ये कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।